गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की ये वीडियो क्लास सेवन्थ वाले बच्चों के लिए है। तो उनका चैप्टर नंबर 12 चल रहा था, तो उसका आज सेकंड पार्ट हम कवर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि सेकंड पार्ट में ही आपका पूरा चैप्टर हो जाए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, नाम से ही समझ जाओ कि फॉरेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हमको वो जानना है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फॉरेस्ट आर ए मीन ऑफ लिवलीहुड फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज, है ना। ट्राइबल कम्युनिटीज मतलब ऐसी जातियां जो फॉरेस्ट के अंदर रहती है, और लिवलीहुड का मतलब होता है आजीविका, है ना। मतलब उनके जीवन जीने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है, भले ही उनको खाना चाहिए, भले ही उनको फूड वगैरह चाहिए, और भले ही उनको लकड़ियाँ वगैरह चाहिए जलाने के लिए, तो सारी चीजें उनको फॉरेस्ट से ही मिलती है। ओके, एंड अदर पीपल लिविंग नियर बाय, और ऐसे लोग जो जंगल के आसपास रहते हैं उनके लिए फॉरेस्ट बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट देखो, दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर फायरवुड एंड फूड। ठीक है, तो जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज होती है, मतलब जो ऐसी जाति है जो जंगल के अंदर रहती है, और जितने भी लोग जंगल के आसपास रहते हैं, उनके लिए क्या है कि फायरवुड मतलब जलाने के लिए लकड़ियाँ और खाना वगैरह के लिए वो पूरी तरह से फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट देखो, फॉरेस्ट एंड डाइवर्सिटी आर द की टू ऑल लाइफ फॉर्म। ठीक है, तो जितनी भी जिंदगी वगैरह हमारी अर्थ पे चल रही है ना, तो ये फॉरेस्ट और फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है वो जिंदगी चलते रहने के लिए। आगे देखो, द मेजर बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट आर लिस्टेड बिलो। तो जंगल से होने वाले कुछ बड़े बड़े बेनिफिट्स है जो नीचे है, उनके बारे में अब हमको स्टडी करना है। ओके, तो देखते हैं। तो फॉरेस्ट का पहला हम करते हैं प्रोडक्टिव फंक्शन। ठीक है, मतलब जंगलों से हमें क्या क्या मिलता है, जंगल क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो पहली बात तो जंगल है ना सोर्स ऑफ फूड है, मतलब खाने का भंडार है। क्लियर, इसके बारे में रीड करते हैं। ट्रीज प्रोवाइड अस विथ वेजिटेबल्स, पेड़ों से हमें सब्जियां मिलती है, फ्रूट्स फल वगैरह मिलते हैं, नट्स मूंगफली वगैरह मिलती है, सीड्स बीज वगैरह मिलते हैं, बेरीज मिलती है। ओके, उसके अलावा स्पाइसेस मिलते हैं, मतलब मसाले वगैरह मिलते हैं हमें जंगल से। तो देखो कितनी सारी चीजें मिल रही है जंगलों से हमें। ओके, तो फॉरेस्ट प्रोवाइड इनफ फूड फॉर हर्बीवारस। फॉरेस्ट क्या करता है, हर्बीवारस के लिए काफी सारा खाना प्रोवाइड करता है। हर्बीवारस मतलब जो घास वगैरह खाते हैं। क्लियर, ओके। अब हर्बीवारस के बारे में बोल रहा है, हर्बीवारस हु इन टर्न आर ए सोर्स ऑफ फूड फॉर कार्निवारस। और ये जो हर्बीवारस है, बाद में ये खाना बन जाता है कार्निवारस का। अब कार्निवारस क्या होता है, ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। ठीक है, अब बाद में कार्निवारस के लिए क्या बोल रहा है, ये कार्निवारस हु इन टर्न आर ए सोर्स ऑफ फूड फॉर स्कैवेंजर्स। ठीक है, फिर ये बाद में ये कार्निवारस मरने के बाद में है ना, स्कैवेंजर्स का खाना बन जाते हैं। ठीक है, तो पहले देखो फॉरेस्ट बना हर्बीवारस का खाना। ओके, मतलब हर्बीवारस घास वगैरह खाते हैं। ओके, बाद में ये हर्बीवारस बन गए कार्निवारस का खाना। कार्निवारस मतलब जो जानवर वगैरह को खाते हैं, मांस वगैरह खाते हैं। ठीक है, बाद में ये कार्निवारस किसका खाना बन गए, बाद में ये बन गए स्कैवेंजर्स का खाना। स्कैवेंजर्स क्या होता है, ये छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी डेड या डिकेइंग प्लांट या एनिमल को, मतलब कोई भी मरा हुआ प्लांट या एनिमल होगा, उसको सड़ा के डिकम्पोज करके वापस मिट्टी के अंदर मिक्स कर देते हैं। तो ये होते हैं हमारे स्कैवेंजर्स। क्लियर, और ये साइकिल चलता रहता है। अब देखो, सोर्स ऑफ टिम्बलर और वुड। ठीक है, टिम्बलर का मतलब भी लकड़ी होता है, ऐसी लकड़ी जिससे फर्नीचर वगैरह बनते हैं, और वुड का मतलब तो लकड़ी होता ही है। क्लियर, तो देखो, वुड एंड टिम्बलर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। तो जंगल से मिलने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लकड़ी। ओके, भाई जंगल लकड़ी से ही तो बना है, भर भर के लकड़ी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो लकड़ी हो गई जंगल से मिलने वाली। अब देखो, ए फ्यू ट्री प्रोवाइड टिम्बलर आर टीक। अब कुछ पेड़ है जो हमें टिम्बलर वगैरह देते हैं, लकड़ी वगैरह देते हैं। तो इसमें एक टीक का पेड़ आता है, एक शीशम का पेड़ आता है, एक साल का पेड़ आता है, और एक आता है माहोगैनी। ओके, तो ये सारे पेड़ है जिनसे हमें बढ़िया क्वालिटी की लकड़ी मिलती है। ओके, टिम्बलर इज यूज टू मेक फर्नीचर। ओके, टिम्बलर का यूज फर्नीचर बनाने के लिए होता है और पेपर बनाने के लिए भी होता है। एंड इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल, और टिम्बलर को हम जलाने के लिए भी काम लेते हैं, लकड़ी को हम जलाने के लिए भी काम लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे देखो क्या आ गया,
सोर्स ऑफ, और देखो जंगलों से और क्या क्या फायदा होता है। फॉरेस्ट क्या होता है, सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट, है ना, मतलब ऐसे प्लांट जिनसे बीमारियों का इलाज होता है वो भी जंगल में भर भर के होते हैं। तो देखो, फॉरेस्ट आर ए सोर्स ऑफ सेवरल मेडिसिनल प्लांट, है ना, जंगल के अंदर काफी सारे दवाई वाले पेड़ पौधे होते हैं, जैसे नीम, आंवला, ओके, एक है एक्लोपेट्स एंड लेमन ग्रास, ओके। तो ये सारे प्लांट होते हैं जिनसे दवाइयाँ बनती है। ओके, अब आगे देखो क्यूनी, ओके, ये एक स्पेशल टाइप का प्लांट है। तो क्यूनी क्या है, ए मेडिसिनल प्लांट यूज टू ट्रीट मलेरिया, ओके। मलेरिया का यूज करने, मलेरिया हो जाता है किसी को, मतलब मच्छर के काटने से मलेरिया बुखार हो जाता है, तो उसके इलाज के लिए क्यूनी प्लांट का यूज किया जाता है, ओके। इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनोहा ट्री, ओके। तो सिनोहा ट्री होता है, उसकी बार्क मतलब ऊपर की छाल से, ऊपर के कवर से एक क्यूनिंग नाम की चीज एक्सट्रैक्ट की जाती है, जिससे मलेरिया का इलाज होता है। क्लियर। अब आगे चलते हैं। सोर्स ऑफ गम्स एंड रेसिन्स, ओके। तो आपको पता होगा पेड़ों से काफी सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनसे गोंद वगैरह निकलता है, गम, ठीक है। और रेसिन्स वगैरह जैसे कि रबर वगैरह भी पेड़ों से ही निकालते हैं, है ना। तो देखो, गम्स एंड रेसिन्स आर यूज टू मेक वार्निश एंड पेंट्स, ओके। तो पेड़ों से हमें, है ना, काफी टाइप्स का गम्स और रेसिन्स वगैरह मिलते हैं, तो जिनसे वार्निश और पेंट वगैरह हम बनाते हैं, पॉलिश की चीजें, ओके। नेक्स्ट देखो, सोर्स ऑफ ऑयल, है ना, तो आपको पता है फॉरेस्ट से हमें ऑयल भी मिलता है। देखो, ऑयल ऑयल यूज एज पाइन, है ना, खुस एंड सलाद वुड, ठीक है, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। तो ये काफी सारे पेड़ है जिनसे ऑयल वगैरह बनता है, जैसे पाइन का पेड़ हो गया, खुस का पेड़ हो गया, ओके, और सलाद वुड हो गया। इन सब से तेल निकलता है, तो ये सब भी हमें जंगल से मिलते हैं। तो देखो जंगल से कितनी सारी चीजें मिल रही है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, सोर्स ऑफ फाइबर। फाइबर मतलब धागे वगैरह, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ फाइबर लाइक कॉटन एंड जूट। तो फॉरेस्ट से हमें काफ़ी भर भर के कॉटन वगैरह भी मिल जाता है, जूट वगैरह भी मिल जाता है, जिनको बाद में फाइबर में कन्वर्ट करके उनसे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, ओके। तो आपने सुना होगा कॉटन के कपड़े वगैरह आते हैं मार्केट में, है ना। और जूट का यूज़ कहाँ होता है, जैसे गेहूं की बोरियां देखी होगी ब्राउन ब्राउन कलर की, तो वो एक जूट नाम का ट्री होता है, उसी से बनती है वो बोरी पूरी, ठीक है। आगे देखो, प्रोटेक्टिव फंक्शंस, है ना। तो ये तो ऊपर हमने जो देखा था ना, उसमें ये था कि जंगल से हमें खाने पीने के लिए या फिर डेली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या क्या चीज़ें मिलती है। अब फॉरेस्ट क्या करता है, प्रोटेक्ट मतलब एक रक्षा भी करता है ना। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन देखने हैं अब हमें फॉरेस्ट के, तो उसको देखो। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का होता है मिट्टी का कट के बह जाना, और प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। तो फॉरेस्ट क्या करता है, मिट्टी को कटने से भी रोकता है। तो कैसे, देखो, द रूट ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। तो पेड़ों की जो जड़ें होती है ना, वो क्या करती है कि जो मिट्टी के पार्टिकल्स को आपस में बांध के रखती है, एंड थस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और इससे ना मिट्टी को कटने नहीं देती पेड़ों की जड़ें, भले ही कितनी तेज पानी आ जाए, कितनी तेज हवा चले, लेकिन पेड़ों की जड़ें है ना मिट्टी को पकड़ के रखती है, ओके। आगे देखो, ट्रीज ऑल्सो एक्ट एज ए बैरियर फॉर ब्लोइंग विंड, है ना। और ट्री क्या करता है, एक बैरियर की तरह काम करता है। तो सपोज करो, है ना, कि किसी ने आपके ऊपर बहुत तेज पंखा चला दिया, और उसके बीच में अगर मान लो कोई गाड़ी आके खड़ी हो जाए, तो गाड़ी क्या कर रही है, बैरियर का काम कर रही है, वो आप तक हवा को पहुंचने नहीं देगी। इसी तरह से जितने भी पेड़ होते हैं ना, ये बैरियर का काम करता है। कितनी तेज हवा चले, तो ये पेड़ पौधे उस हवा को पहले ही रोक देते हैं या स्लो कर देते हैं, है ना, ताकि उतनी स्पीड से हवा मिट्टी को टच नहीं कर पाती। एंड फ्लोइंग वाटर दैट कस सॉइल इरोजन, और मान लो पानी भी बहुत तेज बह के आ रहा है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, ओके। तो उसको भी क्या करता है, ये पेड़ है ना काफी स्लो कर देते हैं ताकि मिट्टी ना कटे, ओके। तो इस तरह से फॉरेस्ट क्या करते हैं, सॉइल इरोजन, मिट्टी को कटने से बचाते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो आप, और क्या क्या करते हैं फॉरेस्ट हमारे, हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड एंड ड्रॉफ, ओके। तो फ्लड मतलब बाढ़ होता है, बाढ़ आ जाती है, ड्रॉफ मतलब सूखा पड़ना, तो के तो इन दोनों चीज़ों से भी जंगल हमको बचाते हैं। तो ट्री एक्ट ऐसे बैरियर, तो अभी हमने थोड़ी देर भी पहला ट्री है ना बैरियर की तरह काम करते हैं, है ना, फॉर फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी के लिए, एंड रेड्यूस इट्स स्पीड, और ट्री क्या करता है, पानी की स्पीड को कम कर देता है। आगे देखो, फॉरेस्ट एक्ट एज ए नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। तो फॉरेस्ट क्या करता है, पानी को सोखने का भी काम करते हैं, ओके। अलाउ इट टू सीप इनटू द सॉइल,
जिससे पानी क्या होता है कि मिट्टी के अंदर ज़्यादा रमता है। ओके, तो सपोज़ करो कहीं पे है ना बारिश हुई। ओके, ये बादल है, बारिश हो रही है और ये हमारी नीचे मिट्टी है। अब बारिश हो रही है तो ये सारा पानी बह के चला जाएगा, क्लियर, रुकेगा ही नहीं, तो ज़मीन के अंदर तो पानी गया ही नहीं। अब मान लो यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ हैं। ओके, काफ़ी सारे पेड़ हैं, बहुत सारे। अब ये बारिश हो रही है, पानी आया तो ये पेड़ क्या करेंगे, काफ़ी सारे पानी को अपने पास ही रोक लेंगे। ओके, ओके, और आगे पानी कम बह के जाएगा। तो ये जो पानी फॉरेस्ट ने रोका है ना, ये पानी क्या होगा, अब यहाँ पे मिट्टी के अंदर ही तो जाएगा। तो इस तरह से पानी, ये फॉरेस्ट क्या करता है, ज़्यादा पानी को मिट्टी के अंदर भेजता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे बच्चों। हैंस दे हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड। तो फॉरेस्ट क्या करता है, बाढ़ को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जो पानी का प्रेशर होता है उसे रोक के मिट्टी के अंदर भेज देते हैं और आगे पानी का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे मिट्टी कटती भी नहीं है। आगे देखो, दे also help to maintain the water table throughout the year, ओके, thus preventing drought। तो ये फॉरेस्ट क्या करते हैं, अब सोचो, ये फॉरेस्ट है ना, ये पानी को रोक के जमीन के नीचे भेज रहे हैं, तो जमीन के नीचे पानी की कमी नहीं होगी। अब जमीन के नीचे पानी की कमी नहीं है तो सूखा भी नहीं पड़ेगा, क्लियर। तो इस तरह से फॉरेस्ट है ना, जो सूखे को भी रोकते हैं, है ना, सूखा नहीं पड़ने देते। आगे चलते हैं। शेल्टर टू एनिमल्स, मतलब जो जानवर होते हैं उनको रहने के लिए जगह भी देते हैं। ओके, तो फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू काउंटलेस एनिमल्स, है ना। तो आप सोच भी नहीं सकते, ये ऐसे कहना चाहता है कि जंगल है ना, इतने सारे एनिमल्स को है ना जगह देता है रहने के लिए कि आप है ना गिन भी नहीं सकते, काउंटलेस, नहीं गिन सकते। मैनी एनिमल्स लाइक बर्ड्स, monkeys, डियर, लायन, एलिफेंट, टाइगर, रैबिट एटसेट्रा लिव इन फॉरेस्ट। ये सब जंगलों में रहते हैं, क्लियर। आगे देखो, आगे है रिड्यूस एयर एंड सॉइल साउंड पोल्यूशन, है ना। तो जंगल है ना, एयर पोल्यूशन को भी कम करते हैं, साउंड पोल्यूशन को भी कम करते हैं। तो देखो, ट्रीज आर प्लांटेड अलोंग द रोड साइड एंड हाईवेज। तो आपने देखा होगा, जो भी हाईवे होते हैं उनके बीच में या साइड में ना पेड़ जरूर लगाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि दे हेल्प टू रिड्यूस एयर एंड नॉइस पोल्यूशन। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं ना, एक तो एयर पोल्यूशन को भी कम करते हैं और नॉइस पोल्यूशन को भी कम करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा कि कैसे करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है रेगुलेटरी फंक्शन। ओके, रेगुलेटरी मतलब एक तरह से साइकिल, जैसे कि पेड़ों ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ओके, और हमको बदले में ऑक्सीजन दिया, फिर हमने बदले में वापस CO2 दिया, पेड़ों ने वापस ऑक्सीजन दिया। तो ये एक रेगुलेटरी फंक्शन हो गया, एक साइकिल बन रहा है। तो इस तरह की चीजें अब हमको पढ़नी है। तो देखो, मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, है ना, जंगल क्या करता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है ना, उसके अंदर है ना कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बनाए रखता है। और ये बैलेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में होना जरूरी है, और हमको ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन भी होना जरूरी है। मतलब ये दोनों गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में होना जरूरी है। ओके, ठीक है, लेकिन एक बैलेंस पे होना चाहिए। तो देखो, फॉरेस्ट हेल्प अस फॉरेस्ट हेल्प टू प्यूरिफाई द एयर। फॉरेस्ट जंगल क्या करता है, हवा को प्यूरिफाई करने में भी हेल्प करता है। एनिमल्स यूज ऑक्सीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, है ना। रेस्पिरेशन मतलब कि वो है ना ऑक्सीजन लेके अपने फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एनर्जी बनती है। ये सिंपल सा प्रोसेस रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और रेस्पिरेशन करने के बाद हम एनिमल्स क्या करते हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ओके, अब प्लांट क्या करते हैं, प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू टू प्रिपेयर देयर फूड। अब प्लांट क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अपना फूड बनाते हैं। तो देखो, फॉरेस्ट ने ऑक्सीजन छोड़ी, ओके, उस ऑक्सीजन का हमने यूज करके फूड बनाया, बदले में हमने CO2 छोड़ दी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी। अब पेड़ पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके अपना फूड बनाएंगे। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पेड़ पौधे अपना फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कह देते हैं। और हम इंसान या फिर एनिमल्स जो अपना फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोल देते हैं। ओके, एंड रिलीज ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट। और पेड़ पौधे अपना फूड बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद, तो बदले में क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्लियर। तो देखो, इट इज फॉर दिस रीजन दैट फॉरेस्ट ऑल कॉल्ड ग्रीन लंग्स। तो इसी वजह से फॉरेस्ट को है ना अपनी धरती का ग्रीन लंग्स कहा जाता है, हरे फेफड़े।
ओके, तो आगे चलते हैं। फॉरेस्ट आर हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग ग्लोबल वार्मिंग, है ना? ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल करने में हमारे फॉरेस्ट हेल्प करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जब एटमॉस्फेयर में है ना CO2 की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो सपोज करो ये हमारी अर्थ है, ओके? तो CO2 क्या करती है ना, एक लेयर बना लेती है, ओके? अर्थ के ऊपर एक लेयर बना लेती है, और जब सूरज से है ना, ये हमारा सन है, ओके? अब सन से जब सनलाइट आ रही है, तो वो क्या करती है, अर्थ को पहले गर्म करती है, फिर ये हीट है ना, इस CO2 की वजह से बाहर नहीं जा पाती, और ये हीट है ना अपने अर्थ के ऊपर ही ट्रैप होके रह जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ओके? गर्मी ज़्यादा हो जाती है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना, इसी को कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। तो देखो, अब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, है ना? तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। तो इसीलिए देखो, the average increase in the temperature of the earth surface, okay, due to increase in the level of carbon dioxide, methane etc। तो अगर हम ओवरऑल एवरेज बात करें अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह क्या है, तो उसकी वजह यह है कि इंक्रीज इन द लेवल ऑफ, कि किस किस का लेवल बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, और मीथेन वगैरह इनका लेवल बढ़ गया है हमारे एटमॉस्फेयर में, ओके? इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो जब एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा बढ़ जाए और उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़े, तो उसी को ग्लोबल वार्मिंग हम बोल देते हैं। तो प्लांट कैसे हेल्प करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में? क्योंकि हमें पता है प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। प्लांट क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसे खा खा के उसे अपना फूड बनाने में यूज कर लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, ओके? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड हेल्प टू कीप द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंडर कंट्रोल, ठीक है? और धरती पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके लेवल को कंट्रोल करके रखते हैं, ओके? टू ए ग्रेट एक्सटेंट, मतलब काफी बड़ी क्वांटिटी में ये काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का, ठीक है? आगे देखो, हेल्प टू रेगुलेट क्लाइमेट, है ना? क्लाइमेट को रेगुलेट करने में भी फॉरेस्ट हेल्प करता है। मतलब जैसे सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, बारिश हो रही है, तो ये सारा भी है ना, फॉरेस्ट हेल्प करते हैं इनको कंट्रोल करने में। प्लांट रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर, ओके? प्लांट क्या करते हैं कि हवा के अंदर है ना, देखो आपने सुना होगा कि प्लांट है ना ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ओके? अपने स्मॉल स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे छेदों से, जिनको स्टोमाटा बोलते हैं। लेकिन प्लांट है ना वाटर वेपर भी रिलीज करता है, छोटी छोटी पानी की बूंदे, ठीक है, हवा में, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है? तो देखो, द रिलीजिंग ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स, ओके, इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक है? विच कीप्स द एयर कूल एंड हेल्प इन रेगुलेट ऑफ वाटर साइकिल। तो ये वाटर वेपर क्या करती है, एक तो एटमॉस्फेयर को ठंडा रखती है और वाटर साइकिल को रेगुलेट करती है। इन दिस वे फॉरेस्ट आर हेल्पफुल इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट, है ना? तो इसलिए फॉरेस्ट ना काफी हेल्प करता है क्लाइमेट को रेगुलेट करने में। चलो आगे देखते हैं अब अपन, है ना? नेक्स्ट क्या है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स आपस में इंटरडिपेंड है। मतलब इंटरडिपेंड कैसे, प्लांट्स भी एनिमल्स को कुछ देते हैं, है ना? और एनिमल्स भी प्लांट को कुछ देते हैं। प्लांट्स ने एनिमल्स को क्या दिया, ऑक्सीजन। एनिमल्स ने प्लांट को क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके? तो अगर प्लांट नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और एनिमल नहीं होंगे तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। मतलब दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। तो इसी को बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ओके? तो पढ़ते हैं इसको अब। प्लांट एंड एनिमल्स इन ए फॉरेस्ट आर इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है? तो फॉरेस्ट के अंदर जितने भी प्लांट और एनिमल होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो देखो, डिपेंडेंस ऑफ प्लांट ऑन एनिमल्स। तो प्लांट एनिमल्स पे कैसे कैसे डिपेंड है, सबसे जरूरी चीज, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वो हम एनिमल ही प्लांट को देते हैं, ठीक है? एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ओके? तो एनिमल रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, जिसके बाद क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, विच प्लांट यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेके अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। अब एक दूसरी चीज, पोलिनेशन,
है ना? तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो देखो, मैनी इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई एंड बीज विजिट फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर। ओके, तो ये नेक्टर क्या होता है? ये नेक्टर है ना, एक फ्लावर का मीठा मीठा रस होता है ना? तो जिसका यूज करके बीज वगैरह शहद बनाती है। क्लियर? तो बहुत सारी तितलियां और बहुत सारी मधुमक्खियां क्या करती है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाती है नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए। ओके, मतलब फ्लावर का जूस कलेक्ट करने के लिए। तो क्या होता है, फ्लावर पे पोलन ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे। तो वो पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स स्टिक टू देयर बॉडीज एंड फीट। तो वो पोलन ग्रेन है ना, उन मक्खियों के तितलियों के पेड़ों पे पैरों पे या फिर बॉडी वगैरह पे चिपक जाते हैं। ओके, व्हेन दे विजिट अनदर फ्लावर, और जब ये मक्खियां दूसरे फूल पे जाती है तो क्या होता है, द पोलन ग्रेन गेट डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा ऑफ दैट फ्लावर। तो ये पोलन ग्रेन क्या होता है कि दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिर जाते हैं। ठीक है, इसको और डिटेल में आप बच्चों क्लास 8th में है ना, या फिर 7th क्लास में भी आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ लिया होगा, है ना? तो ये पॉलिनेशन एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। क्लियर? और 8th क्लास में आप उसे और अच्छे से पढ़ोगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपके 8th क्लास का है ना कोर्स चेंज हो चुका है। ओके, तो जब आपके एग्जाम वगैरह फिनिश हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 8th क्लास की जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग है ना आपकी क्लासें रेगुलर अपलोड करेंगे। क्लियर? तो आप क्या कर सकते हो, पहले ही 8th क्लास की बुक, साइंस की बुक को तैयार कर सकते हो पूरा। और साइंस के साथ साथ हम क्या करेंगे, जो आपकी मैथ्स की बुक है उसको भी पूरी प्रिपेयर करेंगे यहीं पे यूट्यूब पे, है ना? तो रेडी रहना बच्चों नेक्स्ट क्लास के लिए। तो आगे चलते हैं, वापस से बैक टू द टॉपिक आते हैं गाइस। तो सीड डिस्पर्जल, सीड का मतलब होता है बीज, डिस्पर्जल का मतलब होता है फैलाना। ओके, तो हम एनिमल्स क्या करते हैं कि इनके बीजों को, फॉरेस्ट के जो बीज होते हैं उनको फैलाने में भी हेल्प करते हैं। तो एनिमल एंड ह्यूमन हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड। तो कोई भी एनिमल या ह्यूमन हो, वो कैसे न कैसे क्या करता है, ये जो पेड़ पौधे इनको बीजों को फैलाने में हेल्प करता है। सीड्स विथ हुक्स, है ना? तो कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनके ऊपर कांटे लगे होते हैं, हुक्स होते हैं छोटे छोटे। ओके, स्टिक टू द हेयर ऑफ एनिमल्स, जो क्या करते हैं, जानवर के है ना बालों में फंस जाते हैं। एंड क्लॉथ ऑफ ह्यूमंस, या फिर कभी कभी हमारे कपड़ों में भी अटक जाते हैं। ओके, एंड गेट कैरिड टू डिस्टेंट प्लेसेस, और एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो सीधी सी बात है, कांटे वाले बीज होते हैं ना, या तो जानवर के ऊपर चिपक के या हमारे कपड़ों के ऊपर चिपक के एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, और वहां पे हम उन कांटों को हटा के फेंक देते हैं, तो उधर ही वो नया पेड़ बन जाता है। क्लियर? ओके, तो ये तो हो गया भाई, हम इंसानों से जंगलों को क्या क्या फायदा हो रहा था। अब देखो, नेक्स्ट है जंगलों से हमें क्या क्या फायदा होता है। ठीक है, तो डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट। तो एनिमल्स ये प्लांट के ऊपर कैसे डिपेंड है भाई, तो देखो, फूड। ओके, ऑल एनिमल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर फूड। जितने भी जानवर है ना, या तो डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट पे या इनडायरेक्टली डिपेंड है। जैसे जो जानवर घास वगैरह खाते हैं ना, वो तो डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स पे, है ना? और जो जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं वो इन वाले जानवर पे डिपेंड है ना, जो घास खाते हैं। ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले आया था, हर्बीवारस, कार्निवारस वगैरह वगैरह। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन विच एनिमल्स रिक्वायर फॉर रेस्पिरेशन। अब प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, और अब हम एनिमल्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो हमें ऑक्सीजन चाहिए और वो हमें प्लांट से ही मिलती है। नेक्स्ट है शेल्टर, मतलब रहने की जगह। तो फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स। जंगल क्या करता है, काफी सारे जानवरों को रहने के लिए जगह भी देते हैं, है ना? काउंटलेस एनिमल्स, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ओके, बर्ड्स एंड मैनी अदर एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज। तो आपको पता है कि काफी सारे चिड़ियाएं वगैरह और काफी सारे जानवर पेड़ों पे रहते हैं। ट्री प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एनिमल्स। जंगल, ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो भी एनिमल है ना पेड़ पौधों पे रहते हैं उनको सुरक्षा देते हैं। किस किस से, फ्रॉम द सन एंड रेन, सूरज की तेज धूप से भी बचाते हैं और तेज बारिश से भी बचाते हैं। एंड आर होम फॉर मैनी एनिमल्स, दे आर होम फॉर मैनी एनिमल्स। तो ये फॉरेस्ट है ना काफी सारे एनिमल्स के लिए घर की तरह होता है। ओके, तो चलते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपका फूड चेन, इसको समझना, और एक फूड वेब, इसको समझना, है ना? दो चीजों को समझना है। तो देखो फूड चेन, तो फूड चेन को एक बार ऐसे डायग्राम से ही समझ लो, तो कि घास है, घास को खाया ग्रास होपर ने,
अब ग्रास ओफर को खा गया फ्रॉग, आपका मेंढक, मेंढक को खा गया स्नेक, स्नेक को खा गया ईगल। तो देखो यहाँ पर एक सिंगल चेन बन रही है, ठीक है। अगर मान लो घास खत्म हो गई तो फिर ये क्या खाएगा, है ना, तो ये भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगा और ये भी मर जाएगा। क्लियर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे अगर अरे सर अगर घास खत्म हो गई तो ये ग्रास होपर है ये पत्ती खा लेगा, है ना। तो बेटा अब आप ये जो बात कर रहे हो ना ग्रास होपर ये पत्ती खा लेगा, तो अब ये टॉपिक चला गया है आपका फूड वेब में, है ना, जहाँ पे एक चीज को कई चीजें खा सकती है। तो हम सिंपल बात कर रहे हैं फूड चेन की, तो हम इसमें यही मान के चलेंगे कि सिर्फ यही चीजें हैं। क्लियर। तभी हम इसका मेन मोटिव समझ पाएंगे कि ये क्या समझाना चाहता है। तो पहली बात तो फूड चेन में इसने ये बताया कि भाई एक फूड चेन हमने आपको बना के दे दी। अब इस फूड चेन में देखो आप, है ना, कि ये एक दूसरे को खा रहे हैं, अगर बीच में कोई भी एक गायब हुआ, है ना, तो ये सारे बाकी के भी मर जाएंगे। क्लियर। तो ये चीज ये समझाना चाहता है। तो आगे देखो, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जितने भी ग्रीन प्लांट है ना वो तो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट का यूज करके। फिर ऑल अदर एनिमल्स अल्टीमेटली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड, और जितने बाकी के भी एनिमल्स है वो सारे है ना पूरी तरह से प्लांट के ऊपर ही डिपेंड है खाने के लिए। एन एग्जाम्पल फॉर फूड चेन इज गिवन बिलो, तो नीचे आपको है ना फूड चेन का बस एक एग्जाम्पल दिया है। क्लियर। तो देखो, फूड चेन इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना, इन ए सिक्वेंशियल मैनर। ठीक है। तो फूड चेन क्या है, एक एनर्जी का फ्लो है। तो देखो क्या हुआ, सन है, ओके। अब सन से जो एनर्जी है वो आई इन पेड़ पौधों में, इस घास में आ गई। ठीक है। अब इस घास ने उस एनर्जी का यूज करके फूड बना लिया। अच्छा, अब ग्रास हॉपर ने क्या किया, इस घास को खा लिया, तो घास की एनर्जी चलेगी अब ये ग्रास हॉपर में, टिड्डे में। तो सोचो एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, सन से एनर्जी आई घास में, घास से एनर्जी गई ग्रास हॉपर में, ग्रास हॉपर से एनर्जी जाएगी फ्रॉग में, फ्रॉग से जाएगी स्नेक में और स्नेक से जाएगी ईगल में। तो यहाँ पर एक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक सीक्वेंस में। ठीक है। आगे देखो, वेयर वन ऑर्गेनिज्म ईट द अदर एंड इज बिंग ईटन बाय अनोदर इन टर्न्स, जहाँ पर एक जानवर है ना दूसरे जानवर को खाता है और बाद में क्या करता है उसे कोई तीसरा खा जाता है। ठीक है। ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, जितने भी हरे प्लांट है ना उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है याद रखना, ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एज दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ठीक है। बनाने वाले को प्रोड्यूसर्स बोल दिया तो कंज्यूम करने वाले को क्या बोलेंगे, कंज्यूमर्स बोलेंगे। तो एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, तो एनिमल्स होते हैं जितने भी उनको कंज्यूमर्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, वो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। एज दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, क्योंकि जो एनिमल्स है ना वो अपने फूड के लिए या तो प्लांट पे डिपेंड है या फिर दूसरे एनिमल पे डिपेंड है। क्लियर। तो इन सबको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं। व्हेन एन एनिमल और प्लांट डाई, जब कोई जानवर या प्लांट मर जाता है तो तब क्या होता है, तब क्या होता है, इट्स बॉडी इज ब्रोकन डाउन, है ना, बाय डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया, है ना, थस मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। तो बाद में जब कोई प्लांट या एनिमल मरता है ना तो क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया वगैरह होता है जिन्हें स्कैवेंजर्स कहते हैं, ये क्या करते हैं उस मरे हुए प्लांट या एनिमल को डिकम्पोज करके वापस मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे क्या होता है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। क्लियर। ए फूड चेन क्लियरली एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट। तो एक फूड चेन से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई ये एनवायरनमेंट, प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है, मतलब इनको एक दूसरे की जरूरत होती है। अब आ जाओ फूड वेब। ठीक है। अब फूड वेब, अब बेटा फूड चेन हमने पढ़ लिया, अब फूड वेब के बारे में हमें समझना है। तो देखो फूड वेब इन द गिवन फूड चेन, है ना, फूड वेब में क्या होता है कि काफी सारी फूड चेन को आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है। ठीक है। तो इन द गिवन फूड चेन, तो ऊपर हमें एक फूड चेन दिया गया था, ग्रास इज ईटन बाय गॉड। ओके। एक्चुअली ये इस फूड चेन की ही बात कर रहा है कि एक घास है उसे बकरी ने खा लिया, विच इज हर्बीवारस। हर्बीवारस मतलब जो घास वगैरह खाता है शाकाहारी, उनको हर्बीवारस बोलते हैं। ओके।
ग्रास कैन ऑल्सो बी ईटन बाय अनोदर हर्बीवारस, लेकिन जरूरी थोड़ी है घास को सिर्फ बकरी ही खाए, कोई दूसरा हर्बीवारस भी तो घास को खा सकता है, सच एस रैबिट, जैसे खरगोश। क्लियर। तो देखो, द गोट इज देन ईटन बाय ए फॉक्स और लॉयन। अब इस बकरी को है ना फॉक्स भी खा सकती है या फिर लॉयन भी खा सकता है। ठीक है। द फॉक्स इन टर्न इज ईटन बाय लॉयन और अदर कार्निवारस, और जो ये लोमड़ी है इसको शेर भी खा सकता है या कोई दूसरा कार्निवारस जैसे चीता वगैरह, टाइगर वगैरह भी इस फॉक्स को खा सकता है। ओके। तो दिस शोज मैनी फूड चेन गेट इंटरलिंक्स। तो इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि काफी सारी फूड चेन है ना आपस में कनेक्टेड है। क्लियर। तो काफी सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक होके क्या बनाती है, एक फूड वेब बनाती है। क्लियर। तो कोई पूछे कि भाई फूड वेब क्या है, तो आपको बोलना है मैनी फूड चेन गेट इंटरलिंक टू फॉर्म ए फूड वेब, कि काफी सारी फूड चेन आपस में जुड़ के फूड वेब बनाती है। ओके। थर्स इफ एनी वन फूड चेन इज डिस्टर्ब, अगर ये इतनी सारी फूड चेन में से एक भी फूड चेन डिस्टर्ब हुई तो पूरा का पूरा फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके। अदर फूड चेन ऑल्सो गेट अफेक्टेड, तो इनसे दूसरी फूड चेन पे भी असर पड़ता है। चलो अब आगे का पढ़ते हैं। देखो बच्चों, आगे क्या है हमारा, फॉरेस्ट ए डायनामिक एंटिटी। ओके, अब इस टॉपिक को पढ़ना है हमें, तो ध्यान से देखो बच्चों। और बच्चों प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। देखो ठीक है। देखो आगे, देयर इज ए फ्लो ऑफ एनर्जी अक्रॉस ए फूड चेन। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि एनर्जी फ्लो कैसे होता है फूड चेन में। ठीक है। तो द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे ये जितनी भी एनर्जी चल रही है ना, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ये सारी एनर्जी सन से आती है। तो हमारा सन क्या हो गया, अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी। क्लियर। ओहो ये क्या हो गया, रुको इसे थोड़ा नीचे कर रहे हैं तो बच्चों, और एक चीज और करने दो, ये ऊपर चला गया। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो एक तो सीधा क्वेश्चन यही आता है ना आपके एग्जामों में कि व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आंसर जाएगा सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो ग्रीन प्लांट ट्रैप द सन्स एनर्जी टू मेक फूड। तो ये जो ग्रीन प्लांट होते हैं ना जितने भी, ये क्या करते हैं, सन की एनर्जी को अपने अंदर फंसा के और उससे फूड बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, A part of this energy from the plant is passed to a herbivores that eat them. तो पेड़ पौधों ने क्या किया, सन की एनर्जी का यूज करके फूड वगैरह बनाया। अब जब कोई हर्बीवारस मतलब घास खाने वाला इन प्लांट्स को खाता है, पेड़ पौधों को खाता है, तो जो एनर्जी सन से पेड़ पौधे में आई थी उस एनर्जी का कुछ पार्ट हर्बीवारस में भी चला जाता है। ठीक है। वैन ए कार्निवारस ईट द हर्बीवारस, अब जब कोई कार्निवारस मतलब मांस खाने वाला आके हर्बीवारस को खाएगा, ओके, तो ए पार्ट ऑफ एनर्जी पास इनटू द कार्निवारस, तो एनर्जी का कुछ पार्ट भाई कार्निवारस में चला जाएगा। फिर कार्निवारस मर जाते हैं तो ये क्या है, डिकम्पोजर्स इनको खा जाते हैं, है ना। तो डिकम्पोजर्स हेल्प टू रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल बाय ब्रेकिंग डाउन डेड एंड डिकेइंग प्लांट, है ना। ओके। तो डिकम्पोजिसस सॉरी, ये डिकम्पोजर्स क्या करता है कि जितने भी डेड मतलब मरे हुए प्लांट और एनिमल होते हैं इनको डिकम्पोज करके वापस मिट्टी में मिला देते हैं, न्यूट्रिएशन में बदल के, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करके। तो एनिमल मैटर प्रेजेंट इन द सोइल। ओके। तो जितना भी एनिमल मैटर वगैरह प्रेजेंट होता है ना मिट्टी के अंदर, वो सारा काम ये डिकम्पोजिसर का ही होता है। आगे देखो, it is due to this reason that decomposers are also called recycles. ओके। तो डिकम्पोजर्स क्या करता है कि जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है ना, जानवरों ने जितना भी न्यूट्रिएंट्स लिया था अर्थ से, वो सारा न्यूट्रिएंट्स वापस अर्थ के अंदर ही मिक्स कर देते हैं। तो क्या हुआ, सारे न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल हो गए। तो डिकम्पोजर्स होते हैं, उनको रिसाइकलर्स भी बोलते हैं और स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। In this way, all the component of a forest together maintain a balance of nutrients in nature. तो ये सारे प्रोसेस की वजह से ही एक जंगल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स है ना वो बैलेंस हो पाते हैं। ठीक है। आगे देखो, thus in a forest all organism help in nourishing
एंड रीजनरेटिंग ईच अदर। तो एक तरह से देखा जाए तो फॉरेस्ट के अंदर जितने भी प्लांट और एनिमल्स है, ये एक दूसरे को नरिश कर रहे हैं, एक दूसरे का पेट भर रहे हैं और एक दूसरे को रीजनरेट करने में भी हेल्प कर रहे हैं। ओके, दैट इज वाई फॉरेस्ट इज ए लिविंग डायनेमिक एंटिटी। इसलिए फॉरेस्ट क्या है, एक लिविंग डायनेमिक एंटिटी है ना। तो चलो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे आपका टॉपिक आ जाता है बच्चों डिफॉरेस्ट्रेशन का। क्लियर। तो देखो डिफॉरेस्ट्रेशन के अंदर क्या है, तो आपको पता है डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब जंगलों को काटना, लेकिन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में। अगर आप बहुत बड़े स्केल पे जंगलों को काट देते हो तो आप कहोगे डिफॉरेस्ट्रेशन हो गया। क्लियर। तो देखो, द लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्ट्रेशन। अगर आप किसी फॉरेस्ट के अंदर जाके बहुत बड़ी क्वांटिटी में पेड़ों को काट देते हो तो वो डिफॉरेस्ट्रेशन हो जाता है। द मेन रीजन फॉर डिफॉरेस्ट्रेशन इज टू प्रोड्यूस लैंड, है ना। तो क्या होता है कि भाई डिफॉरेस्ट्रेशन का मेन रीजन क्या है, डिफॉरेस्ट्रेशन का मेन रीजन यह है कि जमीनों को बढ़ाना। ठीक है। ड्यू टू द इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, अब क्योंकि इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको ज़्यादा ज़मीनें चाहिए रहने के लिए, खेती करने के लिए, तो वो जंगलों को काट देता है। एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो देयर इज ए नीड फॉर हाउसेस टू लिव, तो रहने के लिए उनको घर चाहिए। एंड वुड फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स लाइक फर्नीचर पेपर एटसेट्रा, और कुछ प्रोडक्ट वगैरह बनाने के लिए उनको लकड़ी भी चाहिए, जैसे फर्नीचर पेपर और भी तरह तरह की चीज़ें बनाने के लिए लकड़ी वगैरह चाहिए होती है उनको। तो देखो, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन, है ना। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है नतीजे, और डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब जंगलों को काटना। तो जंगलों को काटने के क्या क्या नतीजे हो सकते हैं उसके बारे में अब हमें पढ़ना है। तो देखो, रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी, अगर जंगलों को काटते रहेंगे तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। तो देखो, वाइल्ड एनिमल लूज देयर हैबिट, जितने भी जंगली जानवर है ना वो अपने घरों को खो देंगे अगर डिफॉरेस्ट्रेशन होगा तो दे बिकम मोर असेसेबल टू हंटर्स। तो क्या होगा, जो भी शिकारी होते हैं ना उनके लिए ना जंगली जानवर को ढूंढना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अब वो छुप नहीं सकते, पेड़ नहीं है तो। एंड देयर नंबर्स कम डाउन डेक्सरेक्टली एंड कैन ऑल्सो बिकम एक्सिस्ट, तो उनके नंबर काफ़ी तेज़ी से कम होंगे और फाइनली क्या होंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अब चलते हैं बच्चों थोड़ा सा आगे। ओके, तो अगर आप जंगलों को काटोगे तो और क्या-क्या नतीजे आ सकते हैं और क्या-क्या कॉन्सिक्वेंस आ सकते हैं, उसका ये सेकंड पॉइंट है। तो ड्रॉप एंड वाटर साइकिल, है ना, इससे सूखा पड़ सकता है और वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। तो देखो, सिंस फॉरेस्ट प्ले ए मेजर रोल इन कीपिंग द एनवायरनमेंट कूल, तो आपको पता है कि एनवायरनमेंट को ठंडा रखने में जंगलों का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, एंड रेगुलेटिंग द रेनफॉल, और जो बारिश है ना उसको रेगुलेट भी करवाने में फॉरेस्ट का काफ़ी बड़ा रोल होता है। देयर एब्सेंस विल लीड टू रिड्यूस रेनफॉल, और अगर जंगल ही गायब हो जाएंगे तो बारिश होना भी कम हो जाएगी। नो रेनफॉल फॉर लॉन्ग टाइम कैन रिड्यूस इन ड्रॉप लाइक कंडीशन, और अगर काफ़ी लंबे टाइम तक बारिश नहीं हुई तो वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, है ना। आगे देखो, इन केस ऑफ हैवी रेनफॉल, और अगर मान लो कभी भारी वर्षा हो गई, मतलब कुछ ज़्यादा ही तेज़ बारिश हो गई, फ्लड कैन अकर्स, तो वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है जंगल क्या करते हैं, वाटर के फ्लो को कम कर देते हैं। और अब जंगल ही नहीं है तो वाटर का फ्लो कम नहीं होगा तो फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। सिंपल। ठीक है। आगे देखो, ग्लोबल वार्मिंग, देखो बहुत अच्छे से मैंने भी थोड़ी देर पहले ही तुम्हें समझा दिया चित्र बना बना के कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे कैसे क्या होती है ना। तो एक बार फिर से देख लो। फॉरेस्ट एब्जॉर्ब ग्रीन हाउस गैसेस, जंगल क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। एंड प्यूरिफाई एयर, और हवा को साफ रखने का भी काम करते हैं। डिफॉरेस्टेशन विल रिजल्ट इन द इंक्रीजिंग इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग, तो रिजल्ट ये निकलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग होगी। ओके, नेक्स्ट है डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल्स, है ना। वाटर टेबल्स मतलब जमीन के अंदर के पानी की बात हो रही है बच्चों, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो फॉरेस्ट हेल्प टू रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर बाय अलाउिंग स्पेजेस, सॉरी, सीपेज ऑफ रेन वाटर। ठीक है।
तो ये फॉरेस्ट क्या करता है, जो ज़मीन के नीचे पानी होता है ना, उसे वापस भरने का भी काम करते हैं, ठीक है? ओके, तो डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट कैन रिजल्ट इन डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल। तो अगर आप डिफॉरेस्टेशन करोगे तो उसकी वजह से ज़मीन के नीचे का पानी भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल कम्युनिटीज़। ट्राइबल कम्युनिटीज़ मतलब ऐसी जाति है जो जंगलों में ही रहती है, ठीक है? तो देखो, ट्राइबल लिविंग इन फॉरेस्ट, ओके? तो जितनी भी ये ट्राइबल्स होते हैं, ये जंगलों में ही रहते हैं। डिपेंड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर बेसिक रिक्वायरमेंट, और उनको अपनी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे खाना, रहना, ये सारा उनको जंगलों से ही मिलता है। अब डिफॉरेस्टेशन विल हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सच ट्राइबल कम्युनिटीज़, और डिफॉरेस्टेशन करोगे, अगर जंगलों को ही ख़त्म कर दोगे, तो जंगल में रहने वाली जातियों पे तो बुरा असर ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखो और क्या-क्या नतीजे निकलते हैं भाई डिफॉरेस्टेशन से। एक है सॉइल इरोजन, है ना? मिट्टी का कटना। तो अब जंगल ही नहीं है, तो जड़ें भी नहीं होंगी, और जब जड़ें नहीं है तो मिट्टी को कौन पकड़ के रखेगा? तो अगर तेज हवा चली, बाढ़ आई, तो सॉइल इरोजन होगा, मिट्टी का कटाव होगा। तो देखो, द रूट ऑफ प्लांट बाइंड द सॉइल टुगेदर। तो प्लांट्स की जो रूट होती है ना, मिट्टी को आपस में बांध के रखती है। विदाउट ट्रीज ब्लोइंग विंड, है ना? अगर ट्री नहीं होंगे तो तेज हवाएं आएंगी, एंड फ्लोइंग वाटर, और तेजी से बहता हुआ पानी आएगा, विल कज सॉइल इरोजन, उनकी वजह से मिट्टी कट के बह जाएगी, है ना? आगे देखो, तो चलो हमने अभी देखा कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अगर पेड़ों को काटोगे तो क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जंगलों को बचाना, ठीक है? तो जंगलों को कैसे कैसे बचा सकते हैं। तो पहले देखो ये क्या कह रहा है, डिस्टर्बिंग फॉरेस्ट विल डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस ऑफ नेचर, क्लियर। और अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जंगलों को काटेंगे, तो इससे जो नेचर का नेचुरल बैलेंस है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर ह्यूमंस आर कटिंग डाउन फॉरेस्ट टू फुलफिल देयर नीड्स। तो लोग क्या करते हैं, इंसान क्या करता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को काटते जा रहे हैं, ठीक है? विदाउट थिंकिंग अबाउट इट कॉन्सिक्वेंस, है ना? बिना ये सोचे समझे कि इसके नतीजे क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट। तो यहाँ पर देखो, जंगलों को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? तो फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व इन द फॉलोइंग वेज। तो कुछ रास्ते हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जंगलों को बचा सकते हो। पहला, एफॉरेस्ट्रेशन। तो देखो, डिफॉरेस्ट्रेशन क्या था? डिफॉरेस्ट्रेशन में ये था कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्ट्रेशन। तो एफॉरेस्ट्रेशन में क्या है? प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है? तो ये हो गया आपका एफॉरेस्ट्रेशन। तो मतलब सीधी सी बात है, पेड़ों को काटना डिफॉरेस्ट्रेशन, और पेड़ों को वापस लगाना एफॉरेस्ट्रेशन, लेकिन दोनों ही काम लार्ज स्केल पे होते हैं, ऑन अ लार्ज स्केल। तो देखो, एफॉरेस्ट्रेशन, प्लांटिंग ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल ऑन वास्ट लैंड वेयर फॉरेस्ट कवर इज डिसअपेयरिंग इज कॉल्ड एफॉरेस्ट्रेशन। तो ऐसी जगह जहाँ से जंगल को आपने ऑलरेडी गायब कर दिया और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगा के वापस जंगल को बनाना, यही आपका एफॉरेस्ट्रेशन हो जाता है। ईच वन ऑफ अस शुड प्लांट ट्रीज। हम में से हर एक को बच्चों पेड़ पौधे लगाने चाहिए। कम्युनिटीज शुड कम टुगेदर टू हेल्प इम्प्रूव द फॉरेस्ट कवर। तो काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ है, वो आपस में हेल्प करती हैं ताकि जंगल को वापस से बनाया जा सके। तो देखो, नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग इलीगल लॉगिंग, है ना? मतलब ये गैर कानूनी लकड़ियों की जो कटाई होती है ना, उसे रोक के। तो लॉगिंग ट्रीज फॉर टिम्बलर शुड बी स्टॉप्ड। तो ये जंगलों को है ना, इलीगली काटा जाता है टिम्बलर वगैरह के लिए, मतलब फर्नीचर वगैरह के लिए, ये रुकना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो, प्रिवेंशन ऑफ ओवरग्राजिंग। ओके, तो प्रिवेंशन मतलब बचना चाहिए, ओवरग्राजिंग मतलब जरूरत से ज्यादा जानवरों को चराना। ग्राजिंग का मतलब होता है चराई, जानवरों वगैरह को हम चराते हैं जो। और ओवरग्राजिंग मतलब जरूरत से ज्यादा जानवरों को चराना, एक ही एक जगह बार बार चराना। तो देखो, ओवरग्राजिंग बाय एनिमल्स शुड बी प्रिवेंटेड, है ना? तो ये जानवरों को कुछ जरूरत से ज्यादा ही चराते हैं, ये भी थोड़ा रुकना चाहिए। बिकॉज इट अपरूट द प्लांट, क्योंकि जानवर क्या करते हैं, जब पेड़ों को क्या करते हैं, वो जड़ों से उखाड़ के ही खा जाते हैं। लिविंग द सॉइल लूज, तो इससे मिट्टी क्या है, थोड़ी ढीली हो जाती है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट फायर।
ओके, तो जंगल में कभी-कभी नेचुरली बच्चों आग भी लग जाती है, तो उससे भी जंगलों को बचाना चाहिए। फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, जंगलों को जंगल में लगने वाली आग से ही बचाना चाहिए। व्हिच आर ऑफन कॉज्ड बाय केयरलेस ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो जंगलों में आग कभी-कभी है ना इंसान की फालतू की हरकतों की वजह से भी लग जाती है। सच एज़ बर्निंग डेब्रिस, जैसे जंगल में जाके पिकनिक मनाना, कोयले वगैरह जलाना, कैंप फायर जलाना, बाद में उसे बुझाते नहीं है, पूरा जंगल ही जल जाता है। ठीक है, आगे देखो। अ, कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू प्रोटेक्टेड एरिया, है ना? तो जितने भी जंगल है ना उनको कन्वर्ट करके प्रोटेक्टेड एरिया में कन्वर्ट कर देना चाहिए। मतलब सरकार वहाँ पर अपना अधिकार जमा लेती है और वहाँ पर लकड़ी काटना मना होता है, शिकार करना मना होता है, इस तरह से। तो देखो, फॉरेस्ट कैन बी कन्वर्ट इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, है ना? तो जंगलों को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नेचुरल पार्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वेयर कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ इज़ पनिशेबल एक्ट, अगर जहाँ पर जाके आपने जंगलों को काटा तो वो पनिशेबल एक्ट होगा, मतलब आपको उसकी सज़ा मिलेगी। ठीक है? तो बच्चों इसी के साथ देखो आपका चैप्टर 12 कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो बच्चों काफ़ी मेहनत लगती है देखो वीडियो बनाने में, और आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं होगी एक लाइक का बटन दबाने में। तो मैं चाहूँगा कि है ना आप इस वीडियो को अपने क्लास के और बच्चों के साथ भी शेयर करें। भाई जिनको समझ में नहीं आया वो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, ठीक है? और एक चीज़ याद रखना, क्लास 8 का न्यू सिलेबस मैथ और साइंस का हम स्टार्ट करेंगे आपके एग्ज़ाम के बाद इसी चैनल पे। तो उसके लिए रेडी रहना बच्चों, ठीक है? तो बाय-बाय, टेक केयर।